नमस्कार। अग्निवेश पीजी क्लासेस में आपका स्वागत है। चरक चिकित्सा स्थान की शुरुआत कर रहे हैं अपन चरक उत्तरार्ध की। और चरक उत्तरार्ध में 3 स्थान हैं। सबसे पहला स्थान चरक चिकित्सा स्थान, फिर इसके बाद चरक कल्प स्थान और सिद्धि स्थान। तो चरक चिकित्सा स्थान में 30 अध्याय हैं और कल्प और सिद्धि इनमें 12-12 अध्याय हैं। चिकित्सा स्थान का सबसे पहला अध्याय जो है वो है रसायन, है ना, रसायन अध्याय और दूसरा है वाजीकरण अध्याय। चिकित्सा स्थान शुरू करने से पहले मैं चिकित्सा की परिभाषा में थोड़ा जानना चाहूँगा। चिकित्सा की परिभाषा क्या है ना, चिकित्सा की परिभाषा क्या है। तो आचार्य चरक ने चिकित्सा की परिभाषा दो जगह बताई है। एक तो सूत्र स्थान का 9वां अध्याय और दूसरा सूत्र स्थान का 16वां अध्याय। सूत्र स्थान के 9वें अध्याय में आचार्य चरक ने जो चिकित्सा की परिभाषा बताई है, सूत्र स्थान 9वां अध्याय 5वें नंबर का श्लोक, चतुर्णाभिषक आदीनाम सस्तानाम धातु व्यकृते प्रवृत्ति धातु साम्यार्था चिकित्सा इत्यभिधीयते। चतुर्णाभिषक आदीनाम यानी चिकित्सा के जो 4 पाद हैं, एक तो चिकित्सक, दूसरा औषध, तीसरा परिचारक और चौथा रोगी, है ना। ये चिकित्सा के 4 पाद चतुर्णाभिषकादीनाम सस्तानाम धातु विकृते, धातुओं की विकृति को प्रशस्त करने में प्रवृत्त होता है ना। प्रवृत्ति धातु साम्यार्थ यानी धातुओं को साम्य करने में चिकित्सा के चतुष्पाद प्रवृत्त होते हैं। इस कर्म को या इस क्रिया को चिकित्सा कहते हैं, है ना। तो चिकित्सा की प्रथम परिभाषा सूत्र स्थान के 9वें अध्याय में है। चतुर्णाभिषकादीनाम सस्तानाम धातु विकृते प्रवृत्ति धातु साम्यार्था चिकित्सा इति अभिधीयते। चिकित्सा की जो दूसरी परिभाषा आती है वो है चरक सूत्र स्थान के 16वें अध्याय में, है ना। चिकित्सा प्राभर्तीय अध्याय, चरक सूत्र स्थान का 16वां अध्याय कौन सा, चिकित्सा प्राभर्तीय अध्याय। और वहाँ पर चिकित्सा की दूसरी परिभाषा चरक ने लिखी, या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धातवे समा, यानी जिस भी क्रिया के द्वारा शरीर की धातुएं सम अवस्था में आती हैं, या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धातवे समा सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तत् भिषजाम मतम, सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तत् भिषजाम मतम, अर्थात उसको चिकित्सा कहते हैं। यानी जिस भी क्रिया के द्वारा शरीर की धातुओं को सम किया जाता है उसको चिकित्सा कहते हैं, है ना। तो चरक ने चिकित्सा की परिभाषा दो जगह बताई, एक तो सूत्र स्थान का 9वां चैप्टर और दूसरा सूत्र स्थान का 16वां चैप्टर। अब जो चिकित्सा स्थान है इसमें प्रथम 2 अध्याय रसायन और वाजीकरण से संबंधित हैं। पहला रसायन अध्याय, दूसरा वाजीकरण अध्याय। इसके बाद तीसरा चैप्टर है ज्वर। वहाँ से फिर रोगों की चिकित्सा प्रारंभ हो जाएगी, है ना। तो आयुर्वेद का उद्देश्य क्या, सबसे पहले स्वास्थ्य की रक्षा करना। चरक ने आयुर्वेद का उद्देश्य सूत्र स्थान के 30वें अध्याय में बताया, है ना। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, है ना। तो आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है, पहले स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, फिर आतुर के विकार का शमन करना है। तो स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है ना। तो उसके लिए क्या है, रसायन और वाजीकरण द्रव्यों का प्रयोग करना है ना। तो सबसे पहले रसायन और वाजीकरण अध्याय का वर्णन किया, उसके बाद फिर रोगानुसार उनकी चिकित्सा का वर्णन किया है, जैसे ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, क्रम से इनका फिर चिकित्सा का वर्णन किया है ना। तो सबसे पहला अपन प्रथम अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, रसायन अध्याय। ये जो रसायन अध्याय है इसको 4 पाद में विभाजित किया है। चरक ने रसायन अध्याय को 4 पाद में विभाजित किया। यहाँ रसायन अध्याय में 4 पाद हैं और कुल रसायन योगों की संख्या चरक ने कितनी बताई है, 62, है ना, 62। चरक ने रसायन अध्याय को 4 पाद में विभाजित किया और कुल रसायन योगों की संख्या कितनी बताई, 62, 62, है ना। 4 पाद कौन कौन से हैं, सबसे पहला प्रथम पाद कौन सा, अभया आम्लकीय, है ना। दूसरा पाद कौन सा, प्राणकामीय, है ना। पहला अभया आम्लकीय, दूसरा प्राणकामीय, तीसरा कर प्रचितीय और चौथा है आयुर्वेद समुत्थानीय, है ना। सबसे पहला अभया आम्लकीय, दूसरा प्राणकामीय, तीसरा कर प्रचितीय और चौथा है आयुर्वेद समुत्थानीय, है ना। इसको क्रम से याद कैसे रखना है, आपका आयुर्वेद, अ से अभयाम्लकीय, प से प्राणकामीय, क से कर प्रचितीय और आयुर्वेद से आयुर्वेद समुत्थानीय,
है ना। ऐसे करके रसायन अध्याय में 4 पाद हैं और प्रत्येक पाद में रसायन योगों की संख्या कितनी, कुल रसायन योग मैंने बताया 62 हैं। और प्रथम पाद में रसायन योगों की संख्या है 6, अभ्याम्लकीय, इसमें रसायन योगों की संख्या 6 है। फिर इसके बाद दूसरा प्राणकामीय, प्राणकामीय में रसायन योगों की संख्या 36 है, ठीक है। फिर इसके बाद कर प्रचितीय, कर प्रचितीय में रसायन योगों की संख्या कितनी है 16। और आयुर्वेद समुत्थानीय, इसमें रसायन योगों की संख्या है 4, है ना। तो ऐसे करके कुल रसायन योगों की संख्या कितनी हो गई 62, है ना। ये अपन को याद रखनी है, 6, 36, 16, 4 क्रम से अभ्याम्लकीय, प्राणकामीय, कर प्रचितीय और आयुर्वेद समुत्थानीय रसायन पाद में रसायन योगों की संख्या है, ठीक है। अब सबसे पहला पाद अपन पढ़ रहे हैं अभ्याम्लकीय। इसको शुरू करने से पहले एक और चीज़ अपन यहाँ पर देख लें। चरक ने रसायन और वाजीकरण अध्याय का वर्णन कहाँ पर किया है, चिकित्सा स्थान में। चरक ने रसायन और वाजीकरण अध्याय का वर्णन चिकित्सा स्थान में किया। सुश्रुत ने भी चिकित्सा स्थान में किया, लेकिन वाग्भट ने रसायन और वाजीकरण इनका वर्णन किया है उत्तर स्थान में, है ना। वाग्भट ने रसायन वाजीकरण का वर्णन किया है उत्तर स्थान में, ठीक है। अब सबसे पहला अभ्याम्लकीय रसायन पाद, है ना। पाद का नाम क्या है या चैप्टर का नाम क्या है, अभ्याम्लकीय, यानी इसमें अभया हरितकी और दूसरा आम्लकी, इनके रसायन योगों का वर्णन आएगा, है ना। चैप्टर के नाम से ही क्लियर है, अभ्याम्लकीय यानी हरितकी और आम्लकी, इनसे बने रसायन योगों का वर्णन इस पाद में किया गया है, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए कोटेशन नंबर 3, कोटेशन नंबर 3 भेषज के पर्याय, है ना। कोटेशन नंबर 3 में भेषज के पर्याय दिए हैं और चरक ने भेषज के पर्याय 9 बताए हैं, है ना। 9 कौन कौन से, चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम, है ना। चिकित्सा के या भेषज के पर्याय कितने 9 कितने बताए हैं 9, है ना। कौन कौन से, चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम विद्यात भेषज नामानि, है ना। विद्यात भेषज नामानि अर्थात चरक के अनुसार भेषज के पर्याय 9 हैं। ऐसे ही सुश्रुत, है ना। सुश्रुत ने सूत्र स्थान में ही भेषज के या चिकित्सा के पर्याय बताए हैं 3। प्रायश्चितम प्रशमनम चिकित्सा शांति कर्म च, सबसे पहला प्रायश्चित हो गया, दूसरा प्रशमन हो गया और तीसरा शांति कर्म, है ना। प्रायश्चित, प्रशमन और शांति कर्म ये सुश्रुत ने बताए। चरक ने 9, सुश्रुत ने 3 और वाग्भट ने 8 बताए हैं। फिर इसके बाद देखिए भेषज के भेद। नेक्स्ट जो कोटेशन है कोटेशन नंबर 4, इसमें चरक ने भेषज के भेदों का वर्णन किया है। भेषज के भेद कितने होते हैं, चरक के अनुसार भेषज के भेद हैं 2। भेषजम द्विधम च तत् स्वस्थस्य ऊर्जस्करम किंचित किंचित आर्तस्य रोगनुत। स्वस्थस्य ऊर्जस्करम किंचित यानी एक भेषज कौन सी है, स्वस्थस्य ऊर्जस्करम, जो स्वस्थ व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करती है ना, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करती है। स्वस्थस्य ऊर्जस्करम किंचित, है ना। दूसरा आर्तस्य रोगनुत, आर्तस्य रोगनुत मतलब रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करती है। तो भेषज 2 भेद हैं। 2 भेद कौन कौन से, स्वस्थस्य ऊर्जस्करम किंचित किंचित आर्तस्य रोगनुत। एक ऐसी है जो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करती है और दूसरी जो भेषज है वो रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कोटेशन में अभेषज के भेद बताए हैं। नेक्स्ट कोटेशन में देखिए अभेषजम च द्विधम, अभेषज भी 2 प्रकार की है या उसके भी 2 भेद होते हैं, बाधन और सानुबाधन, है ना। अभेषज के कितने भेद हैं 2, पहला बाधन और दूसरा सानुबाधन, है ना। जैसे भेषज के 2 भेद किए ऐसे ही अभेषज के भी 2 भेद किए हैं चरक ने, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट कोटेशन नंबर 5, कोटेशन नंबर 5, कोटेशन नंबर 5 में लिखा है स्वस्थस्य ऊर्जस्करम यद तद वृश्यम तद रसायनम, ठीक है। यानी जो भेषज स्वस्थ को ऊर्जा प्रदान करती है, स्वस्थस्य ऊर्जस्करम, वो भी 2 प्रकार की है ना। तद वृश्यम तद रसायनम, एक तो वृश्य यानी वाजीकारक और दूसरा रसायन यानी स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली भेषज भी 2 प्रकार की है, एक तो रसायन और दूसरा वाजीकर, ठीक है।
प्रायेण रोगाणाम द्वितीय प्रशमने मतम, है ना। कुछ भेषज ऐसी होती हैं जो स्वास्थ्य की रक्षा करती हैं, और कुछ औषध ऐसी हैं जो रोग को दूर करती हैं, है ना। तो आर्तस्य रोगनुत, है ना, दूसरी भेषज कौन सी हो गई? आर्तस्य रोगनुत। ठीक है, तो दो प्रकार की भेषज हैं, एक तो स्वस्थस्य ऊर्जस्करम और दूसरी आर्तस्य रोगनुत। स्वस्थस्य ऊर्जस्करम के अंतर्गत कौन कौन आएगा? रसायन और वाजीकरण द्रव्य, है ना, एक तो रसायन और दूसरा वाजीकरण। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, रसायन सेवन से लाभ। कोटेशन नंबर 7 और 8। रसायन सेवन से क्या क्या लाभ हैं ये लिखा है कोटेशन नंबर 7 और 8 में। देखिए, सबसे पहला लिखा दीर्घम आयु स्मृति, यानी जो व्यक्ति रसायन का सेवन करता है उसको दीर्घायु की प्राप्ति होती है, स्मृति की प्राप्ति होती है। मेधा आरोग्यम तरुण वय, मेधा की प्राप्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। तरुण वय, व्यक्ति हमेशा तरुण यानी जवान बना रहता है ना। तो सबसे पहला लाभ क्या हो गया? दीर्घायु, स्मृति, मेधा आरोग्यम, तरुण वय। प्रभा वर्ण स्वरोदार्य, है ना, प्रभा तथा वर्ण की प्राप्ति होती है। स्वर देहे इंद्रिय बलम परम, स्वर की प्राप्ति होती है। देहे इंद्रिय बलम परम, देहे तथा इंद्रियों को परम बल प्रदान करने वाला है। फिर इसके बाद वाक सिद्धि प्रणति कांति, है ना, वाक सिद्धि यानी वाणी में सिद्धि प्राप्त होती है। प्रणति कांति लभतेना रसायनात्, और व्यक्ति को कांति की प्राप्ति होती है। लभतेन रसायनात्, ये सभी रसायन सेवन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। लाभोपायो ही सस्तानाम रसादीनाम रसायनम, है ना, लाभोपायो ही सस्तानाम रसादीनाम रसायनम, है ना। तो ये रसायन सेवन के लाभ हो गए। दीर्घमायु यानी दीर्घायु की प्राप्ति होती है। फिर इसके बाद स्मृति की प्राप्ति होती है। मेधा, आरोग्य, तरुण वय यानी व्यक्ति सदैव तरुण बना रहता है। प्रभा वर्ण स्वर, है ना, प्रभा वर्ण तथा स्वर की प्राप्ति होती है। देह इंद्रिय बलम परम, देह इंद्रिय को बल प्रदान करता है। वाक सिद्धि प्रणति कांति, है ना, वाक सिद्धि और कांति की प्राप्ति होती है। लभतेन रसायनात्, है ना, लाभोपायो ही सस्तानाम रसादीनाम रसायनम। ठीक है, इसके बाद यहीं साथ में एक शारंगधर का कोटेशन है, उसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। शारंगधर ने रसायन के लिए लिखा है, यद जरा व्याधि विध्वंसी भेषजम तद रसायनम। यद जरा व्याधि विध्वंसी भेषजम, अर्थात जरा तथा व्याधि इनको नष्ट करने वाली जो भेषज है उसको रसायन कहते हैं। जरा मतलब वृद्धावस्था। यत जरा व्याधि विध्वंसी भेषजम तत् रसायनम, जरा तथा व्याधि को नष्ट करने वाली भेषज रसायन कहलाती है। ये शारंगधर का कोटेशन है, यत जरा व्याधि विध्वंसी भेषजम तत् रसायनम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आइए वाजीकरण। कोटेशन नंबर 9, 10, 11, 12, है ना। वाजीकरण के लिए लिखा है, अपत्य संतानकरम यत सद्य संप्रहर्षणम। अपत्य संतानकरम यानी जिसके सेवन से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। अपत्य संतानकरम यत सद्य संप्रहर्षणम, जो शीघ्र प्रहर्षण यानी हर्षण उत्पन्न करने वाला है ना। वाजीव अतिबलो येन यत प्रतिहत स्त्रिय, यानी जिसका सेवन करने से व्यक्ति वाजी यानी घोड़े के समान स्त्री का सेवन करता है। वाजीव अतिबलो येन यत प्रतिहत स्त्रिय, यानी जिसका सेवन करने से व्यक्ति घोड़े के समान स्त्री का सेवन करने के योग्य हो जाता है, उसको वाजीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये वाजीकरण की निरुक्ति ये यहाँ पर आई है चिकित्सा स्थान के प्रथम पाद में, है ना, रसायन के प्रथम पाद में, यानी अभ्याम लगी। ठीक है, फिर आगे लिखता है कोटेशन नंबर 11 में, प्रभुत शाखा साखी, है ना, यानी जिस द्रव्य का सेवन करने से व्यक्ति बहुत सारी शाखाओं वाले वृक्ष के समान हो जाता है। येन च अत्यो यथा महान, प्रभुत शाखा साखी येन च अत्यो यथा महान, यानी बहुत सारी शाखाओं वाले वृक्ष के समान व्यक्ति हो जाता है जिस द्रव्य का सेवन करने से, उसको वाजीकरक द्रव्य कहते हैं। फिर आगे लिखता है लास्ट लाइन में, यशः श्रियम बलम पुष्टि वाजीकरण में तत्, यानी वाजीकरक द्रव्यों के सेवन से यश की प्राप्ति होती है, श्रेयस और बल, यानी यश, श्रेयस और बल की प्राप्ति होती है वाजीकारक द्रव्यों का सेवन करने से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए कोटेशन नंबर
50। अभेषजम इति गेयम विपरीतम यद औषधात्। अभेषजम इति गेयम यानी अभेषज किसको कहेंगे? जो भेषज के विपरीत गुणों वाला है। अभेषज के भी दो भेद होते हैं, एक तो बाधन और दूसरा सानुबाधन। अभेषज किसको कहा? जो भेषज के गुणों के विपरीत गुण वाला है। अभेषजम इति विपरीतम यत औषधात् तद सेव्यम निषेव्यम तु प्रवक्ष्यामि यद औषधम, है ना। तो अभेषज किसको कहा है? जो भेषज के गुणों के विपरीत गुण वाला हो उसे अभेषज नाम दिया है। ठीक है, अभेषज के भी दो भेद बताए हैं, एक तो बाधन और दूसरा सानुबाधन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए रसायन सेवन की विधि, है ना। आप रसायन पर आ रहे हैं। रसायन सेवन की दो विधि बताई है आचार्य चरक ने। सबसे पहला कुटी प्रावेशिक और दूसरा वातात्मिक, है ना। लिखा है रसायनानाम द्विविधम प्रयोगम वृषयो विदु, है ना। रसायन सेवन के या रसायन प्रयोग की दो विधियां हैं। सबसे पहले लिखी कुटी प्रावेशिक और दूसरी वातात्मिक। पहली विधि है कुटी प्रावेशिक, दूसरी है वातात्मिक। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए इसी कोटेशन के विमर्श में, इसी कोटेशन के जो आगे वक्तव्य दिया हुआ है उसमें लिखा है रसायन प्रयोग उद्देश्य भेद से 3 प्रकार का होता है। यानी प्रयोग उद्देश्य भेद से 3 प्रकार का होता है, या फिर यूँ कह सकते हैं प्रयोग भेद से रसायन 3 प्रकार का है। सबसे पहला आजस्त्रिक, दूसरा काम्य और तीसरा नैमित्तिक, है ना। प्रयोग भेद से रसायन 3 प्रकार का है, आजस्त्रिक, काम्य और नैमित्तिक। आजस्त्रिक का मतलब क्या होता है? प्रतिदिन सेवन के योग्य, है ना। कुछ रसायन द्रव्य जो अपन प्रतिदिन नियम से सेवन करते हैं, है ना, वो किसके अंतर्गत आएंगे? आजस्त्रिक। जैसे आचार रसायन, है ना। आचार रसायन मतलब किस चीज़ का पालन करना है, किस चीज़ का पालन नहीं करना है, ये सभी किस में आएगा? आजस्त्रिक रसायन में। जैसे षड्रस युक्त भोजन, है ना, 6 रसों वाला भोजन, ये किस में आएगा? आजस्त्रिक रसायन में। दूध, घृत, है ना। आचार रसायन में ही दुग्ध घृत का भी वर्णन किया है चरक ने, तो दुग्ध और घृत ये किस में आ जाएगा? आजस्त्रिक रसायन में। कुल मिलाकर आजस्त्रिक रसायन का मतलब क्या हुआ? जो प्रतिदिन सेवन के योग्य है। ठीक है, आजस्त्रिक रसायन के बाद दूसरा है काम्य रसायन। काम्य रसायन मतलब विशेष प्रयोजन से सेवन योग्य, है ना। किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए जिस रसायन का सेवन किया जाता है वो काम्य रसायन है। काम्य रसायन के उदाहरण जैसे च्यवनप्राश, है ना, काम्य रसायन है। विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए च्यवनप्राश का सेवन करते हैं, है ना। इसमें ये भी कह सकते हैं जैसे आयु वृद्धि, बल वृद्धि या मेधा वृद्धि, है ना। भ्रम रसायन मेधा वृद्धि के लिए, च्यवनप्राश आयु वृद्धि के लिए, है ना। तो ये विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रयुक्त होने वाले रसायन हैं, तो इनको क्या नाम दे दिया? काम्य रसायन। फिर इसके बाद तीसरा है नैमित्तिक रसायन। नैमित्तिक रसायन मतलब किसी विशेष प्रकार की गंभीर व्याधि के निवारण हेतु, है ना। विशेष गंभीर व्याधि के निवारण हेतु जो रसायन द्रव्य का प्रयोग किया जाता है उसे कौन सा रसायन कहेंगे? नैमित्तिक, है ना। तो नैमित्तिक रसायन में जैसे वर्धमान पिप्पली, है ना, तो वर्धमान पिप्पली रसायन या पिप्पली रसायन ये सब किस में आएगा? नैमित्तिक रसायन, है ना। तो 3 प्रकार के रसायन हैं प्रयोग भेद से। सबसे पहला आजस्त्रिक, दूसरा काम्य और तीसरा नैमित्तिक रसायन। इसके बाद नेक्स्ट आइए रसायन सेवन की विधि। 2 विधि बताई थी, एक तो कुटी प्रावेशिक और दूसरा वातात्मिक। सबसे पहले वर्णन किया है कुटी प्रावेशिक विधि का। कोटेशन नंबर देखिए 17, 18, 19 और 20। कुटी प्रावेशिक रसायन। कुटी प्रावेशिक रसायन सेवन के लिए सबसे पहले कुटी का निर्माण करना है ना। तो कुटी का निर्माण कहाँ पर करना है, कुटी कैसी होनी चाहिए, इसका वर्णन किया है कोटेशन नंबर 17, 18, 19 और 20 में, है ना। तो कुटी का निर्माण कहाँ पर करना चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कुटी का निर्माण हम कहाँ पर करें? तो कुटी का निर्माण करने के लिए कहा है पूर्व और उत्तर दिशा में कुटी का निर्माण करना चाहिए। देखिए कोटेशन नंबर 18, है ना। 18 में लिखा दिशि पूर्व उत्तरस्याम च सुभूमो कार्येत कुटिम, है ना। यानी पूर्व और उत्तर दिशा में भूमि की परीक्षा करके कुटी का निर्माण करना चाहिए। तो कौन सी दिशा हो गई कुटी के लिए? पूर्वोत्तर। फिर इसके बाद लिखा विस्तार उत्सेद संपन्ना त्रिगर्भा। कुटी कैसी होनी चाहिए? त्रिगर्भा, यानी 3 गर्भ से युक्त, 3 गर्भ उसमें होने चाहिए।
कुटी त्रिगर्भा होनी चाहिए। फिर आगे लिखा चौथी लाइन में कोटेशन नंबर 20 में, शब्दादीनाम सस्तानाम अगम्यानाम स्त्री विवर्जिताम, यानी कुटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें अप्रशस्त शब्द प्रवेश नहीं कर सके, यानी बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं हो, अप्रशस्त शब्दों का जिसमें गमन नहीं हो, ऐसी होनी चाहिए। फिर आगे लिखा स्त्री विवर्जितम, यानी कुटी में स्त्री का प्रयोग वर्जित है या स्त्री का गमन वर्जित है ना, स्त्री का प्रवेश वर्जित है। तो ये सभी कुटी प्रावेशिक रसायन के संबंध में है या कुटी निर्माण के संबंध में है। पहला चीज़ अपन ने याद किया, पूर्व और उत्तर दिशा में कुटी का निर्माण होना चाहिए, कुटी त्रिगर्भा होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा लिखा अप्रशस्त शब्द और स्त्री का प्रवेश कुटी में वर्जित है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए कुटी में प्रवेश कब करना है या कुटी प्रवेश की विधि। कोटेशन नंबर 21, 22 और 23 कुटी प्रवेश की विधि है ना। विधि में लिखा अथ उदगयने शुक्ले तिथि नक्षत्र पूजिते, अथ उदगयने शुक्ले तिथि नक्षत्र पूजिते, यानी कुटी में प्रवेश कब करना है। उदगयने शुक्ले, उदगयन मतलब आदान काल है ना, तो आदान काल के शुक्ल पक्ष में कुटी में प्रवेश कराना है ना। तो ये याद रखना है, कुटी में व्यक्ति को प्रवेश कब कराना है, उदगयने शुक्ले, आदान काल के शुक्ल पक्ष में, ठीक है। इसके बाद आ जाइए संशोधन द्रव्य लिखा है। जिस भी व्यक्ति को रसायन का सेवन कराना है उसको रसायन सेवन से पूर्व संशोधन कर्म का प्रयोग कराना है या देह की संशुद्धि करानी है। देह की संशुद्धि के पश्चात संसर्जन कर्म कराना है और संसर्जन कर्म के पश्चात उसको रसायन का विधिवत प्रयोग कराना है, ठीक है। रसायन सेवन से पूर्व संशोधन के द्रव्य लिखे हैं, यानी किसी भी व्यक्ति को रसायन सेवन कराना है तो उसको संशोधन किस किस से कराना है, उसके लिए लिखा है कोटेशन नंबर 25। कोटेशन नंबर 25 में लिखा हरित की नाम चूर्णानी सैंधव आम्ल के गुणम, है ना। संशोधन के लिए कौन कौन से द्रव्य प्रयुक्त करने हैं, हरित की चूर्ण, सैंधव, आम्ल की गुड़, वचा विडंग रजनी पिपली विश्व भेषजम, वचा विडंग रजनी पिपली और विश्व भेषज, विश्व भेषज मतलब शुंठी। यानी जिस भी व्यक्ति को रसायन कर्म का प्रयोग करना है उससे पहले संशोधन के लिए कौन कौन से द्रव्य लेने हैं, हरित की चूर्ण, सैंधव, आम्ल की गुड़, फिर इसके बाद वचा विडंग रजनी पिपली और विश्व भेषज यानी शुंठी, इन सभी द्रव्यों से उसको संशोधन कराना है। फिर इसके बाद लिखा है संसर्जन कर्म। अब जैसा अपन ने सूत्र स्थान में पढ़ा है संसर्जन कर्म, या फिर आगे सिद्धि स्थान में भी पढ़ेंगे। संसर्जन कर्म में सामान्य रूप से सबसे पहले किस चीज़ का प्रयोग कराते हैं, पेया, है ना, पेया, फिर उसके बाद विलेपी, फिर अकृत्यूष, फिर कृत्यूष, है ना। ये संसर्जन का सामान्य क्रम होता है। लेकिन यहाँ पे संसर्जन के लिए लिखा कोटेशन नंबर 27 देखिए, त्रिरात्रम यावकम दद्यात पंचाहम वापी सर्विषा, है ना। यानी संसर्जन कर्म के लिए यवागु का प्रयोग करना है ना। अगर प्रवर संशोधन हुआ है या प्रवर संशुद्धि हुई है तो 7 रात्रि, मध्यम संशुद्धि हुई है तो 5 रात्रि और अवर संशुद्धि हुई है तो 3 रात्रि, है ना। तो प्रवर, मध्य और अवर संशुद्धि के लिए क्रमशः 7 रात्रि, 5 रात्रि और 3 रात्रि तक यवागु का प्रयोग निर्देशित किया है रसायन सेवन से पूर्व संसर्जन का, ठीक है। तो यहाँ पर संशोधन के द्रव्यों का वर्णन आ गया और इसके बाद संसर्जन कर्म आ गया। संसर्जन कर्म में यवागु का प्रयोग बताया, प्रवर, मध्य, अवर शुद्धि में क्रमशः संशोधन कितना कितना कर और संसर्जन कितना कितना करना है, 7, 5 और 3 रात्रि के, ठीक है। इसके बाद अपन आ जाते हैं हरितकी पर। चैप्टर का नाम क्या है या पाद का नाम क्या है, अभया आम्लकीय रसायन पाद, यानी इसमें हरितकी और आम्लकी से निर्मित रसायन यौगों का वर्णन है। तो सबसे पहले वर्णन किया है हरितकी के गुणों का, है ना। कोटेशन नंबर 29, 30, 31, 32, 33 और 34, है ना। इस पर आ जाइए। हरितकी के गुण लिखे हैं। हरितकी का पर्याय है अभया, है ना, हरितकी का पर्याय है। और हरितकी जब अपन अग्रेय द्रव्य पढ़े तो अग्रेय द्रव्यों में हरितकी के लिए लिखा है हरितकी पथ्यानाम, है ना।
यानी जितने भी पथ्य द्रव्य हैं उनमें अग्रे है हरितकी, है ना। हरितकी के गुणों के लिए लिखा है हरितकी पंचरसाम। देखिए कोटेशन नंबर 29, हरितकी पंचरसाम यानी हरितकी 5 रसों से युक्त होती है। उष्णाम अलवणाम शिवा, है ना। वीर्य में कैसी है? उष्ण वीर्य। अलवणाम, अलवणाम मतलब लवण रस इसमें नहीं होता। तो 5 रस होते हैं लवण को छोड़कर, यानी मधुर हो गया, अम्ल हो गया, कटु, तिक्त और कसाय रस हो गया, है ना। कसाय रस इसमें प्रधान होता है, लवण रस इसमें नहीं होता, है ना। तो हरितकी 5 रसों से युक्त होती है, 5 रस होते हैं। अलवणाम यानी लवण रस इसमें नहीं होता। शिवा, शिवा का मतलब होता है कल्याणकारक। तो शिवा किसका पर्याय है? हरितकी का। हरितकी कल्याणकारक होती है। फिर आगे लिखा दोषानुलोमनी, दोषों का अनुलोमन करती है। विद्यात दीपनी पाचनी, है ना, दीपन पाचन करती है। फिर इसके बाद लिखा है सेकेंड लाइन देखिए, आयुष्या, है ना, आयु प्रदान करने वाली है। पौष्टिकी, है ना, पुष्टि प्रदान करने वाली है, यानी धातुओं को पुष्ट करती है। धन्या वयस्य है स्थापनी परम, धन्य है वयस्य स्थापनी परम, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वयस्य स्थापनी परम किसके लिए आया? हरितकी के लिए। जब अपन अग्रे द्रव्य पढ़ते हैं तो अग्रे द्रव्यों में आम्लकी को कहा है वय स्थापना नाम, है ना, यानी वय स्थापन करने वाले द्रव्यों में अग्रे या श्रेष्ठ कौन है? आम्लकी। तो आम्लकी वय स्थापना नाम, संस्कृत की टर्म अलग है, वय स्थापना नाम आम्लकी, और वयस्य है स्थापनी परम, है ना, या वय स्थापन करने वाले द्रव्यों में श्रेष्ठ तो हरितकी। संस्कृत की टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, वयस्य स्थापनी परम हरितकी हो गया और वय स्थापना नाम आम्लकी हो गया। इसके बाद लिखा सर्व रोग प्रशमनी, सभी रोगों का शमन करने वाली है। बुद्धि इंद्रिय बलम प्रदम, बुद्धि इंद्रिय इनको बल प्रदान करती है ना, बुद्धि तथा इंद्रियों को बल प्रदान करने वाली, ठीक है। फिर इसके बाद इसी कोटेशन की लास्ट लाइन में देखिए कोटेशन नंबर 34 का जो सेकंड वाला पार्ट है, इसमें लिखा है स्मृति बुद्धि प्रमोहम च जयेत शीघ्रम हरितकी, है ना। स्मृति बुद्धि तथा मोह इनको शीघ्र जीतने वाली है हरितकी। स्मृति बुद्धि प्रमोहम च जयेत शीघ्र हरितकी, है ना। तो इसका भी रेफरेंस याद रखिए। फिर इसके बाद आ जाइए विमर्श पर, है ना। विमर्श में सबसे पहले ऋतु हरितकी का वर्णन है ना। तो ऋतु हरितकी का वर्णन किस आचार्य ने किया? भाव प्रकाश ने, है ना। ऋतु हरितकी का वर्णन किसने किया है? भाव प्रकाश ने, है ना। याद रखना है ऋतु हरितकी का वर्णन किस आचार्य ने किया? भाव प्रकाश ने। ऋतु हरितकी का मतलब क्या होता है? यानी प्रत्येक ऋतु या हर एक ऋतु में हरितकी का सेवन अलग अलग द्रव्यों के साथ किया जाता है, यानी उसका अनुपान जो है वो चेंज होता जाता है। जैसे शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, हर एक ऋतु में हरितकी का प्रयोग अलग अलग द्रव्य के साथ किया जाता है, तो इसको कहते हैं ऋतु हरितकी। इसका वर्णन किया है भाव प्रकाश ने। अब कौन कौन सी ऋतु में हरितकी का सेवन किस किस द्रव्य के साथ है? तो सबसे पहला लिखा शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु में पिप्पली के साथ, शिशिर में पिप्पली के साथ, बसंत में मधु के साथ, ग्रीष्म में गुड़ के साथ, वर्षा में सेंधव के साथ, शरद में शर्करा के साथ, और लास्ट है हेमंत, हेमंत में शुंठी के साथ, है ना। अपन ऋतुओं का जो क्रम है वो यही पढ़ते हैं। जनवरी फरवरी से स्टार्ट करते हैं, जनवरी फरवरी यानी शिशिर ऋतु, फिर इसके बाद मार्च अप्रैल बसंत ऋतु। तो क्रम से अपन ऋतु याद करेंगे तो कैसे करेंगे? शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, इनमें क्रम से हरितकी का सेवन किस किस के साथ? पिपली, मधु, गुड़, सेंधव, शर्करा और शुंठी, है ना। याद रखने के लिए आप लिख लीजिए PMG से शक्कर सूंघो, है ना। PMG से शक्कर सूंघो, P से पिपली, M से मधु, G से गुड़, है ना। PMG, फिर उसके बाद से सेंधव, शक्कर से शर्करा और सूंघो से शुंठी। तो अपन को क्रम से याद हो जाएगा PMG से शक्कर सूंघो। ये ऋतु हरितकी का वर्णन किस आचार्य ने किया है? भाव प्रकाश ने, ठीक है। इसके बाद विमर्श में ही अगला चीज़ देखिए हरितकी के भेद। भाव प्रकाश ने हरितकी के 7 भेद बताए हैं ना। हरितकी के भेद कितने हैं? 7 भेद हैं भाव प्रकाश के अनुसार। 7 भेद कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहला लिखा विजया,
है ना। विजया, विजया की आकृति बताई अलाबु वृत्ता, है ना, अलाबु के आकार की होती है, अलाबु वृत्ता, है ना। और विजया किस में प्रयुक्त होती है? सर्वरोग नाशक है विजया। फिर इसके बाद रोहिणी, रोहिणी की आकृति होती है वृत्ता, है ना, वृत्त आकार की होती है, किस रोग में प्रयुक्त होती है? रोहिणी रोपण करती है ना, रोहिणी रोपण यानी व्रण का रोपण करने वाली है रोहिणी। पहला हो गया विजया, दूसरा रोहिणी, तीसरा पूतना, है ना, पूतना से याद रखना है प्रलेप, यानी प्रलेप में प्रयुक्त होती है पूतना, है ना। और इसकी आकृति कैसी है? सूक्ष्म, है ना, आकार में सूक्ष्म होती है, सूक्ष्म, है ना, और प्रलेप में प्रयुक्त होती है। फिर इसके बाद अमृता, अमृता की आकृति के लिए लिखा मांसल, है ना, आकार में मांसल है और इसका प्रयोग किस में होता है? शोधन में, अमृता शोधन में। फिर इसके बाद अभया, अभया की आकृति लिखा है पंचरेखीय, यानी 5 रेखाओं से युक्त हरितकी, क्या कहलाती है? अभया, ठीक है, अभया। डर किससे लगता है? किसी चीज़ को देखने से, है ना, डरावनी वस्तु अपन ने देखी, उसको देखने से डर लगता है। और अभया का मतलब डर से रहित, अभया, है ना। तो ये क्या हो गया? नेत्र रोगों में प्रयुक्त होती है ना, याद रखने के लिए। देखने से ही डर लगता है तो नेत्र रोगों में प्रयुक्त होती है अभया। इसके बाद अगला है जीवंती, जीवंती स्वर्णवर्णा, है ना, जीवंती का स्वरूप कैसा है? स्वर्णवर्णा, है ना। और ये किस में प्रयुक्त होती है? सर्व रोगों में। स्वर्णवर्णा स्वर्ण के वर्ण की होती है, सर्व रोगों में प्रयुक्त होती है, ठीक है। फिर इसके बाद चेतकी, है ना, चेतकी होती है त्रिरेखीय, है ना, चेतकी त्रिरेखीय है, अभया पंचरेखीय है। चेतकी में 3 रेखाएं होती हैं और चेतकी क्या काम करती है? रेचन, है ना, चेतकी से रेचन याद रखना है। तो ये हरितकी के 7 भेद भाव प्रकाश ने बताए हैं। 7 भेदों की आकृति हो गई और उनके कर्म हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, हरितकी सेवन के अयोग्य। कोटेशन नंबर 35 ब्रैकेट में एक कोटेशन लिखा हुआ है, कौन कौन व्यक्ति हरितकी सेवन के अयोग्य होता है, या हरितकी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस किस व्यक्ति में है। तो सबसे पहले लिखा अजीर्णनो, है ना, अजीर्ण का रोगी, रुक्ष भुजय, जो व्यक्ति रुक्ष भोजन करता है, स्त्री मद्य विष कर्षिता, यानी जो व्यक्ति स्त्री मद्य और विष इसका सेवन करने से कर्षित हो गया है। सेवरे न अभयाम एते क्षुधा तृष्णा उष्ण अर्दिताश्च, ये है ना, क्षुधा तृष्णा तथा उष्ण अर्दिताश्च, क्षुधा तृष्णा तथा उष्णता से पीड़ित व्यक्ति है, उसको हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए। तो हरितकी सेवन का निषेध किस किस व्यक्ति में है? अजीर्ण के रोगी में, रुक्ष भुज यानी जो व्यक्ति रुक्ष भोजन करने वाला है उसमें, स्त्री मद्य विष कर्षिता यानी जिस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति नित्य स्त्री मद्य और विष का सेवन करने से कर्षित हो गया है ना। फिर इसके बाद लास्ट में लिखता है क्षुधा तृष्णा तथा उष्णता से पीड़ित व्यक्ति को हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला वर्णन है आमलकी का। नेक्स्ट वर्णन किसका है? आमलकी का। आमलकी के लिए लिखा है कोटेशन नंबर 35 के जस्ट बाद वाला, तान गुणस्तानि कर्माणि विद्यात आमलकिष्व अपि यान उक्तानि हरितक्या वीर्यस्य तु विपर्य, है ना। केवल एक ही डिफरेंस है, यानी जो हरितकी के गुण कहे गए हैं वही आमलकी के गुण हैं, केवल वीर्य में विपरीत है, वीर्य में विपरीत है। जैसे हरितकी उष्ण वीर्य है तो आमलकी शीत वीर्य है, बाकी सभी गुण हरितकी और आमलकी के सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, है ना। तो केवल एक लाइन इसमें याद रखिए, हरितक्या वीर्यस्य तु विपर्य, यानी हरितकी वीर्य में विपरीत होती है, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे विमर्श में एक कोटेशन लिखा है, भाव प्रकाश का ही कोटेशन है, हरितकी समम धात्री फलम, हरितकी समम धात्री फलम, यानी हरितकी के समान ही आमलक का जो फल है वो होता है, किंतु विशेषतः, किंतु इसमें कुछ विशेष गुण हैं। कौन कौन से? रक्तपित्त प्रमेहग्नम परम वृश्यम रसायनम, रक्तपित्त प्रमेहग्नम परम वृश्यम रसायनम, यानी रक्तपित्त और प्रमेह इनको नष्ट करता है, परम वृश्य और रसायन होता है, ठीक है। तो आमलकी के लिए भाव प्रकाश ने क्या कहा? हरितकी सम धात्री फलम किंतु विशेषतः, हरितकी के समान धात्री फल होता है किंतु इसमें कुछ विशेष गुण होते हैं। कौन कौन से? रक्तपित्त प्रमेहग्नम परम वृश्यम रसायनम, रक्तपित्त और प्रमेह नाशक होता है, परम वृश्य है तथा रसायन है, ठीक है।
वीर्य विपर्य लिखा है, हरितकी उष्ण वीर्य होती है और आम्लकी शीत वीर्य होती है। इसके बाद आ जाइए कोटेशन नंबर 37 पर, है ना। कोटेशन नंबर 37, अतश्च अमृत कल्पानी विद्यात् कर्मभिर्दृशे हरितकी नाम सस्यानि भिषक आम्लकस्य च। हरितकी नाम सस्यानि भिषक आम्लकस्य च, यानी हरितकी और आम्लकी इनका जो भी फल लेना है वो गुठली रहित होना चाहिए। सस्यानि, सस्यानि मतलब गुठली रहित फल। कौन सा फल प्रशस्त होता है? गुठली रहित फल प्रशस्त है। ठीक है। इसके बाद इस पाद में 6 रसायन योगों का वर्णन है। जहाँ अपन ने शुरुआत की थी वहाँ पे मैंने आपको संख्या बताई थी, यानी अभ्याम्लकीय पाद में कितने रसायन योग हैं? 6, है ना। क्रम से 6, 36, 16, 4। तो अभ्याम्लकीय में रसायन योगों की संख्या कितनी है? 6 है ना। तो सबसे पहला जो रसायन वर्णन किया है वो है प्रथम ब्रह्म रसायन, है ना, या इसको कह सकते हैं ब्रह्म रसायन प्रथम, है ना। तो ब्रह्म रसायन प्रथम कौन कौन से इसके घटक द्रव्य हैं, है ना, क्या अनुपान है, ये सब अपन को याद रखना है। सबसे पहला है ब्रह्म रसायन प्रथम और इसका वर्णन है कोटेशन नंबर 41 से लेकर 56 तक, 41 to 56, है ना। सबसे पहले देखिए इसके घटक द्रव्य। घटक द्रव्यों के लिए लिखा पंचानाम पंचमूलानाम भागानाम 10 फलोन्मितान। पंचानाम पंचमूलानाम यानी पंचमूल है और प्रत्येक पंचमूल की मात्रा कितनी है? 10 फल, है ना। पंचमूल के द्रव्य और प्रत्येक पंचमूल की मात्रा 10 फल। अब पंचमूल इसमें ब्रह्म रसायन प्रथम में कौन कौन से हैं? लघु पंचमूल, बृहत पंचमूल, फिर इसके बाद जीवनीय, मध्यम और तृण पंचमूल। जीवनीय, मध्यम और तृण। अब ये जो पंचमूल है ये सुश्रुत वाला नहीं है। एग्जैक्टली देखा जाए तो सुश्रुत ने पंचमूल का वर्णन सर्वप्रथम किया है, यानी जो पंचमूल है वो देन किसकी है? सुश्रुत की। लेकिन उसका जो पंचमूल है उसमें कौन कौन से पंचमूल आते हैं? लघु पंचमूल, बृहत पंचमूल, वल्ली पंचमूल, कंटक पंचमूल और तृण पंचमूल, है ना। लघु, बृहत, वल्ली, कंटक और तृण पंचमूल, है ना, ये सुश्रुत का पंचमूल है। लेकिन यहाँ पे ब्रह्म रसायन प्रथम में कौन से पंचमूल हैं? लघु पंचमूल, बृहत पंचमूल, जीवनीय, मध्यम और तृण पंचमूल। याद रखें, प्रत्येक द्रव्य की मात्रा कितनी है? 2 पल। प्रत्येक पंचमूल की मात्रा कितनी है? 10 पल, है ना। 2 को 5 से गुणा कर दीजिए तो 10 पल हो गया। तो प्रत्येक द्रव्य की मात्रा 2 पल हो गई और प्रत्येक पंचमूल की मात्रा कितनी हो गई? 10 पल। ठीक है। अब मैंने आपको बताया इसमें कौन कौन से पंचमूल हैं? लघु, बृहत, फिर इसके बाद जीवनीय, मध्यम और तृण पंचमूल, है ना। लघु, बृहत, जीवनीय, मध्यम और तृण पंचमूल। तो सबसे पहला लघु पंचमूल, है ना। लघु पंचमूल के द्रव्य कौन कौन से? देखिए, सबसे पहला शालपर्णी, प्रश्निपर्णी, है ना, बृहत्ति, कंटकारी और गोपचूर, है ना। लघु पंचमूल में कौन कौन से द्रव्य आते हैं? शालपर्णी, प्रश्निपर्णी, बृहत्ति, कंटकारी और गोपचूर। ठीक है। फिर इसके बाद बृहत पंचमूल। बृहत पंचमूल में कौन कौन से द्रव्य आ जाएंगे? बृहत पंचमूल में आ जाएगा बिल्व, अग्निमन, शोनाक, काश्मरे और पाटला, है ना। बिल्व, अग्निमन, शोनाक, काश्मरे और पाटला। फिर इसके बाद जीवनीय पंचमूल। जीवनीय पंचमूल को क्या कहेंगे? जीवक, ऋषभक, मेधा, जीवंती और शतावरी, है ना। इसमें कौन कौन से द्रव्य आ गए? जीवक, ऋषभक, मेधा, जीवंती और शतावरी। इसके बाद मध्यम पंचमूल है। मध्यम पंचमूल में पुनर्नवा, मुद्गपर्णी, मांसपर्णी, बला और एरंड, है ना। पुनर्नवा, मुद्गपर्णी, मांसपर्णी, बला और एरंड। ठीक है। ये कौन सा पंचमूल हो गया? मध्यम पंचमूल। और लास्ट है तृण पंचमूल। कुश, कास, सर, दर्भ और कांडेक्षु, है ना। कुश, कास, सर, दर्भ और कांडेक्षु, यानी प्रत्येक पंचमूल की मात्रा 10 पल या प्रत्येक द्रव्य की मात्रा 2 पल। तो पंचमूल के द्रव्य इसमें 10-10 पल है। ठीक है। फिर इसके बाद आगे आइए, कोटेशन नंबर 41 में ही सेकेंड लाइन में लिखा है हरितकी सहस्त्रम त्रिगुणम आम्लकम। हरितकी सहस्त्रम त्रिगुणम आम्लकम, यानी हरितकी की मात्रा कितनी है? 1000, है ना। आम्लकी कितना हो जाएगा? त्रिगुणम, यानी
3000, आम्लकी की मात्रा कितनी हो जाएगी 3000, हरितकी की मात्रा 1000, आम्लकी की मात्रा 3000। ठीक है, फिर इसके बाद और क्या क्या द्रव्य हैं वो देख लीजिए। कोटेशन नंबर 50 में आइए। तैलस्य द्वय आढ़कम, यानी तेल की मात्रा इसमें कितनी है 2 आढ़क, घृत की मात्रा कितनी है 3 आढ़क, है ना। दद्यात् त्रीणि च सर्पिषय, है ना, घृत की मात्रा कितनी है 3 आढ़क। साध्य उदुम्बर पात्रे तत् सर्वं मृदु अग्निना ज्ञात्वा लेहम दग्धम च शीतम छोत्रेण संसृजेत छोत्र प्रमाणम स्नेह अर्धम, यानी छोत्र यानी मधु का प्रमाण कितना है स्नेह का आधा, तो स्नेह कितना हो गया, स्नेह तेल और घृत मिलाकर 5 आढ़क हो गया ना, 2 आढ़क तेल है 3 आढ़क घृत है, तो 5 आढ़क का आधा कितना हो गया 2.5 आढ़क, तो 2.5 आढ़क क्या हो जाएगा इसमें मधु। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें सिता की मात्रा लिखी है यानी मिश्री की मात्रा है इसमें 1100 पल, है ना, 1100 पल मिश्री की मात्रा होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ब्रह्म रसायन प्रथम के घटक द्रव्य क्या क्या हैं याद रखने हैं आपको, है ना। अब याद कैसे होगा, सबसे पहले मैंने आपसे कहा पंचमूल के द्रव्य हैं, पंचमूल के द्रव्य हैं, प्रत्येक पंचमूल की मात्रा है 10 पल। पंचमूल कौन कौन से हैं आपको सभी को याद है, सबसे पहला लघु पंचमूल, दूसरा बृहत पंचमूल, तीसरा जीवनीय पंचमूल, चौथा मध्यम पंचमूल और 5वां कौन सा तृण पंचमूल, है ना। पंचमूल के द्रव्यों की मात्रा कितनी 10-10 पल। फिर इसके बाद हरितकी और आम्लकी, इनका अनुपात कितना है 1:3, यानी हरितकी की संख्या है 1000, आम्लकी की संख्या कितनी हो जाएगी 3000। तो ब्रह्म रसायन प्रथम में हरितकी और आम्लकी का अनुपात कितना होता है 1:3 होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे आ जाइए, तेल की मात्रा कितनी 2 आढ़क, घृत की मात्रा कितनी 3 आढ़क, मधु की मात्रा कितनी 2.5 आढ़क, है ना, स्नेह का आधा यानी 2.5 आढ़क हो गया, और मिश्री की मात्रा कितनी है 1100 पल, है ना। तो ये सभी तो हो गए घटक द्रव्य, है ना, यहाँ तक घटक द्रव्य हो गए ब्रह्म रसायन प्रथम के, आप सभी को याद हो गए होंगे मुझे ऐसी आशा है ना। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पंचमूल कौन कौन से, सबसे पहला लघु, वृहत पंचमूल, जीवनीय, मध्यम और तृण पंचमूल। प्रत्येक पंचमूल की मात्रा कितनी 10 पल, यानी प्रत्येक द्रव्य की मात्रा कितनी हो जाएगी 2 पल। ठीक है, इसके बाद हरितकी आम्लकी 1000 और 3000, यानी अनुपात कितना हो गया 1:3। फिर इसके बाद नेक्स्ट आइए, तेल की मात्रा 2 आढ़क, घृत की मात्रा 3 आढ़क और मधु की मात्रा कितनी 2.5 आढ़क। मिश्री यानी सिता की मात्रा कितनी है, सिता की मात्रा 1100 पल है। ठीक है, फिर इसके बाद इसका लिखा है अनुपान और इसकी मात्रा, यानी ब्रह्म रसायन बन तो गया लेकिन उसकी मात्रा कितनी सेवन करनी है। देखिए कोटेशन नंबर 53 में लिखा है 53 की पहली लाइन पढ़ रहा हूँ, न उपरुन्ध्याय आहारम एकम मात्रा जराम प्रति, है ना, यानी ब्रह्म रसायन इतनी मात्रा में सेवन करना है जो आहार की एक मात्रा का अवरोध नहीं करे। न उपरुन्ध्याय आहारम एकम मात्रा जराम प्रति, यानी आहार की एक मात्रा का अवरोध नहीं करे, अर्थात इतनी मात्रा में लेना है जो भोजन की मात्रा का अवरोध नहीं करे, यानी इसको लेने के पश्चात भोजन आप सेवन कर सके। न उपरुन्ध्याय आहारम एकम मात्रा, यानी आहार की एक मात्रा का अवरोध नहीं करे, इतनी मात्रा में सेवन करना है। फिर इसके बाद अनुपान क्या लेना है, तो कोटेशन नंबर 53 में ही सेकंड लाइन में लिखा षष्टिकम पयसा चात्र जीर्णे भोजनम इष्यते, यानी इसके जीर्ण होने पर षष्टिक शाली और पय यानी दुग्ध का सेवन करना है ना, तो षष्टिक पय यानी षष्टिक शाली और दुग्ध का सेवन करना है। फिर इसके बाद इसकी फलश्रुति लिखी है, इस रसायन का सेवन करने से क्या लाभ होगा, है ना, तो फलश्रुति में लिखा कोटेशन नंबर 57 पर आ जाइए 57, इसका पहले वाला पार्ट फर्स्ट जो आधा भाग है उसमें लिखा रसायनम इदम ब्रह्म आयुष्य कामम प्रयोज्येत, रसायनम इदम ब्रह्म आयुष्य कामम प्रयोज्येत, है ना, आयु की कामना करने वाले के लिए प्रयोग करने योग्य है ब्रह्म रसायन प्रथम, है ना। तो ये हो गया ब्रह्म रसायन प्रथम। इसके अपन ने घटक द्रव्य भी याद किए, घटक द्रव्य के बाद क्या याद किया, इसका मात्रा कितनी है जो आहार की एक मात्रा का अवरोध नहीं करे। फिर इसके बाद याद क्या किया, अनुपान में षष्टिक
पय है ना, षष्टिक चाली और दुग्ध का सेवन करना चाहिए, और फिर इसके बाद इसकी फलश्रुति। ठीक है, ये हो गया ब्रह्म रसायन प्रथम। इसके बाद 5 रसायन और हैं इसमें, इस चैप्टर में, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।